हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। आज का जो टॉपिक है वह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है, जो मैट्रिक्स का रो होगा वह कॉलम में चेंज हो जाता है और जो कॉलम में होगा वह रो में चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, रूल की अगर बात करें तो यदि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर m इंटू n है, तो जब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, एटी कर लें या ए डैश कर लें, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ए डैश हो चाहे एटी हो, दोनों एक ही अर्थ लिए हुए हैं। तब ट्रांसपोज जो होगा वह m इंटू n के जगह पर हो जाएगा n इंटू m। ध्यान देने योग्य बात है। m इंटू n का मतलब क्या है, रो इंटू कॉलम, और n इंटू m का मतलब हो गया कॉलम इंटू रो। m में कितने रो हैं और n में कितने कॉलम हैं, इसी बात की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। आगे की जानकारी आपको दे दें। यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कैपिटल A गिवन है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि ए डैश या एटी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल एटी की अगर बात करें तो वह ए के विषय में जरा बता दो कि क्या होना चाहिए। ए डैश इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा, तो ए का ट्रांसपोज में क्या होगा ये भी जान लीजिए। अगर ये मैट्रिक्स ए 3 इंटू 2 का है, ये ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2 का है, तो फिर से ए डैश जो हम ज्ञात करेंगे वह क्या हो जाना चाहिए, वह 2 इंटू 3 का हो जाना चाहिए। किसका हो जाना चाहिए हम आपको दिखा दें। ये चीज़ देख लीजिए, ये 3 इंटू इधर से देखिए 2, तो ये जो यहाँ पर रो है वह कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। ये अब इस तरह से होगा, ये जो 1 2 3 है अब 1 ये 2 हो जाएगा और ये 3। अब फिर से 4 5 6 जो है वह इस तरह से यहाँ पर 1 के जगह पर 5, 2 के सामने ये 1 2 3 के बाद में ये 4 होगा, सॉरी ये 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है, 4 5 6, ठीक। तो ऑर्डर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 इंटू 2 है, तो यहाँ पर वही ये ऑर्डर बदल गया। ए को ए डैश बदलने में जो ऑर्डर 3 इंटू 2 का था वह चेंज होकर के 2 इंटू 3 में परिवर्तित हो गया। अब आगे की जानकारी दे दें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके विषय में यहाँ पर क्या बताया गया है जरा वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये वाली प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कोई ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज के फॉर्म में हो, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इनिशियल स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि ए में मूल अवस्था में वह मैट्रिक्स पहुंच जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या है देख लीजिए, 3 इंटू 2 का है और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ए का ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये चीज़ देख लीजिए। इसके विषय में हम जरा कलर चेंज करके हम बताना चाहते हैं कि ये जो स्टेज है 1 4 वो अब चेंज हो गया। कहने का मतलब जो रो था वो अब कॉलम में कन्वर्ट हो गया। यही तो आपको बताना चाह रहे हैं। ए से ए डैश तक पहुंचने के लिए, या ए डैश को एटी भी कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, रो को यानी कि इसमें ए को ए डैश में बदलना चाहते हैं तो जो भी रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं और जो कॉलम में है उसको हम रो में बदल देते हैं। इसी वजह से तो अगर इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 इंटू 2 का है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए डैश क्या हो गया 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। फिर से दोबारा क्या चीज़, इसी का एक बार और ट्रांसपोज कर दें, ये चीज़ देखिए यहाँ पर एटी कर लीजिए या ए डैश कर लीजिए, तो फिर से क्या हो गया, जो यहाँ पर जो कॉलम था वो फिर से देख लीजिए वह कॉलम इनिशियल स्टेज में पहुँच गया, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसा हो गया। और ये क्या था मैट्रिक्स ए, तो वही मैट्रिक्स ए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मिला करके आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ मिल गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज कर दें और फिर से दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो वह इनिशियल स्टेज में मैट्रिक्स की पहली अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं ए डैश का डैश मतलब एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू इनिशियल मैट्रिक्स कैपिटल ए प्राप्त हो गया हमें। अब आगे की जानकारी कर दें। ये क्या चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर के कांस्टेंट हो, के का क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, वैल्यू 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, इस तरह का वैल्यू हो सकता है, तो के इंटू ए का होल ब्रैकेट करके और डैश मीन्स ट्रांसपोज करना चाहें तो कांस्टेंट सीधे बाहर आ जाता है मैट्रिक्स का और जो मैट्रिक्स होता है उसी का केवल ट्रांसपोज होगा। ये चीज़ ध्यान, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता है, कांस्टेंट सीधे सीधे मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन हो तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ट्रांसपोज करना चाहें तो हमें वह ट्रांसपोज सीधे सीधे ब्रैकेट के अंदर ए और बी में पहुंच जाता है, ये चीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, मल्टीप्लिकेशन के केस में दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके और ट्रांसपोज कर दें तो वह जो मैट्रिक्स ए और बी का क्रम जो था वह बी डैश इंटू ए डैश में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यह एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। क्या इंपॉर्टेंट रूल है? ए इंटू बी का ब्रैकेट करके डैश इक्वल टू मिलेगा बी डैश इंटू ए डैश। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा संभाले रहिए। इस पर हम बहुत अच्छी तरह से आगे हम विचार करने वाले हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट, दो पार्ट है। तो ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है उसका हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सीधे सीधे ट्रांसपोज कर देना है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ये वाला इक्वल टू क्या होगा, इसमें जो रो है वह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 1, ये जो दिखाई दे रहा ना, तो 3 into 1 वह 1 into 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में जो रो होता है वह कॉलम में परिवर्तित हो जाता है और जो कॉलम होता है वह रो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये चीज़ देखिए 5 1/2 और -1, तो ये किस फॉर्म में ऊपर से नीचे की ओर का है ना, तो इसको इस रूप में लिख देंगे हम। जैसे यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये हो गया -1। तो ये 3 into 1 का ऑर्डर था, अब ये क्या हो गया 1 into 3 का ऑर्डर मिला ना। तो इस तरह से रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ ये क्वेश्चन इज क्या होगा, यहाँ पर जगह हमें फिलअप करना है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 के इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसपोज कैसे करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज क्या होगा, जरा देख लीजिए। ये ऑर्डर 2 into 2 का है ये वाला, तो ये ऑर्डर तो 2 into 2 में चेंज करने के बावजूद भी वो उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे जरा बता देते हैं। ये चीज़ देख लीजिए, ये R1 वो है ना ये लाइन, तो वो ये कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। ये R1 है वह C1 में लिख लेंगे। C1 में क्या होगा, ये 1, ये वाला 1 ये वो दिखाई दे रहा है और दूसरा ये वाला -1 यहाँ पर -1 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, तो ये वाला एलिमेंट इस जगह पर पहुंच गया कि नहीं, रो को कॉलम में कर दिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप ले लें 2 3, तो ये R2 में है तो C2 में पहुंचा दीजिए, तो ये मिल गया आपको 2 3। इतना तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, हम आंसर कैसे लिखेंगे जरा वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ देखिए, ये पूरा का पूरा R1 C1 में चला जाएगा, ये R2 C2 में चला जाएगा ऊपर से नीचे, और ये R3 C3 में पहुंच जाएगा। तो ये इसको ये जो R1 है वह C1 में हम लिखने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे लिख रहे हैं, -1, ये 5 और 6। ठीक, इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, ये C2 में लिख लेंगे। ये C2 के केस में हम लिख लेंगे कैसे, √3 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6, और ये वाला फिर से R3 है। ये कौन सा है, ये R1 है और ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो ये C1 में कन्वर्ट हो गया, ये C2 में, और अब लिखने वाले हैं C3, R3 का C3 में 2 5 -1। तो देख लीजिए 2 और यहाँ पर हो गया आपका 5 और यहाँ पर हो गया आपका -1। यही आपका आंसर है भी। अब आपको क्वेश्चन नंबर
2 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो गिवन मैट्रिक्स। तो हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद में हम क्या बोलने वाले हैं, देख लीजिए। तो अब ये सेकेंड पार्ट में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। इसी दोनों बातों को वेरीफाई करने के लिए इसमें से ऊपर ये दोनों में से किसी को पहले LHS स्टेप में सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व हो जाए उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम RHS मानेंगे और इस RHS को हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक, अब हम एट लास्ट क्या देखेंगे, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, वहीं पर वेरीफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ पहले देखिए। पहले हमें a प्लस बी निकाल करके और फिर बाद में ट्रांसपोज करना है। तो a की वैल्यू जरा धीरे से स्टेप लगा करके देख लीजिए। ये वाला वैल्यू ये a दिया हुआ है यहाँ पर, और ये वाला b ये आपका ये दिया हुआ है। ठीक, a और b दिया हुआ है। तो a प्लस बी पहले हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब जैसा a दिखाई दे रहा है जैसा b दिखाई दे रहा है वैसा नोट कर लिए। ठीक, सॉल्यूशन शुरू हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेंगे, इनको पहले a प्लस बी के केस में उसी पोजीशन पर एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, -1 और प्लस -4, तो हो जाएगा यहाँ पर -5। ठीक, इसके बाद में ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 और प्लस 1 कितना मिला, ये 3। इसके बाद ये देखना 3 और -5, तो 3 - 5 कितना हो गया, -2। यहाँ पर 5 + 1 तो यहाँ पर हो गया 6, 7 + 2 यहाँ पर हो गया 9, 9 + 0 हो गया 0, -2 + 1 यहाँ पर हो गया -1, 1 + 3 हो गया यहाँ पर 4, 1 + 1 यहाँ पर हो गया 2। ये चीज़ जरा देख लीजिए, 9 + 0 यहाँ पर 9 कर लीजिए, 9 + 0 इस जगह पर, ये 9 और ये 0 यहाँ पर 9 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये चीज़ चेक कर लीजिए। a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है ना, तो a प्लस बी तो हम फाइंड आउट कर ही लिए हैं। a प्लस बी देख लीजिए, ये चीज़ a प्लस बी फाइंड आउट करिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लिया। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ऐसे में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये जो रो ये R1 दिखाई दे रहा है, वह R1 हम C1 में लिखेंगे। देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। यहाँ पर -5, ये जी -5 यहाँ पर मिल गया, 3 यहाँ पर नीचे ये 3 और ये हो गया आपका -2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। कि R1 को C1 में लिख दिए। अब की R2 को हम C2 में लिखने जा रहे हैं। कैसे, 6 चेक कर लीजिए, और फिर इसके बाद 9 और अगला स्टेप हो गया 9। ये चीज़ हो गया आपका R2 जिसको हमने C2 में लिख दिए। अब एट लास्ट हम C3 लिखेंगे R3 के लिए। ये वाला वैल्यू हो गया R3, तो R3 का C3 में, तो यहाँ पर हो गया आपका -1, यहाँ पर हो गया आपका 4 और यहाँ पर आपका हो गया ये 2। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ क्या हो गया आपका, ये a प्लस बी का डैश मीन्स इस a प्लस बी का जो वैल्यू हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिला था उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने पर ये आपका मिला। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद RHS में हम क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश हमें इक्वल स्टेज में पहुंचाना है। तो a डैश प्लस b डैश इक्वल टू क्या होगा, a डैश जरा ये चीज़ देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर -1 2 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1 2 3। फिर से जरा देख लीजिए 5 7 9, तो यहाँ पर 5 7 9 दिखाई दे रहा है। इसके बाद में -2 1 1, तो यहाँ पर -2 1 1 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए -4 1 -5, तो -4 1 -5 दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में 1 2 0, तो ये मिल गया आपका 1 2 0। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 1 3 1, तो ये आपका 1 3 1। तो अब हमें a डैश और b डैश का ये चीज़ ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना उसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, सीधे जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पर जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है उसका रो का कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। देख लीजिए ये -1 2 3 का अब नीचे पहुँचा दिए, ये वाली लाइन नीचे, R1 का C1, इसी प्रकार R2 का C2 में, R3 का C3 में लिख दिए। और इसके प्लस के बाद वाले मैट्रिक्स के लिए क्या किया, ये R1 C1 में लिख दिया। फिर से ये वाला R2 ये वाली लाइन C2 में लिख गया, और ये वाली लाइन R3 वाली वह C3 में लिख गया। तो हमें a डैश और b डैश मिल जरूर गया अलग अलग, लेकिन प्लस के केस में अब इसको हम ऐड कर दें। तो -1 -4 हम नेक्स्ट पेज में क्या लिखने वाले हैं, -5। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 5 + 1 इक्वल टू हम 6 लिखने वाले हैं। इसके बाद -2 और इसके बाद 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरीके से एलिमेंट को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें RHS मिल गया, वह हो गया इक्वेशन नंबर 2।
ठीक, तो एट लास्ट हम क्या, ये RHS आपका मिल गया, तो एट लास्ट हम क्या देखेंगे, LHS में इक्वेशन नंबर 1 का मैट्रिक्स देख लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 में RHS का मैट्रिक्स देख लीजिए। दोनों इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज ये एडिशन के लिए हो गया ना। तो नेक्स्ट स्टेज में जस्ट नीचे हम क्या बताने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर दें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी को हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में वेरीफाई करने वाले हैं। तो आपको हम क्या बताना चाहते हैं, ऊपर के क्वेश्चन में जहाँ यहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है माइनस कर दिए, तो A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हमें प्रूव करना है A डैश माइनस बी डैश, मीन्स A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज हमें प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है, पहले A माइनस बी यानी कि A का मैट्रिक्स और B का मैट्रिक्स उठा करके ऊपर के क्वेश्चन में जो यहाँ पर प्लस था वह माइनस करके जरा इस सर्किल को देख लीजिए, उसी पोजीशन पर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +4, तो 4 - 1 ये एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपका 3। इसी प्रकार से ये 2 है और ये -1 है, ये -1, तो 2 - 1 ये 1 ही तो होगा। इसी प्रकार से ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 कितना होता है, यहाँ पर मिल गया 8। इसी प्रकार सभी एलिमेंट को आसानी से सब्ट्रैक्ट करते करते चले गए। इसके बाद क्या किया, LHS ले लिए। LHS में A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस बी, ये वाला तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया और ट्रांसपोज करने की बात है, ये वाला डैश, तो ये डैश कर लीजिए। अब इसके आगे क्या किया, सर्किल में देख लीजिए, ये वाली R1 है, ये C1 में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ C1 में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ क्या था, ये R1 में था। इसी प्रकार R2 को C2 में और R3 को C3 में कन्वर्ट करके ये आसानी से ये चीज़ लिख दिया। अब RHS में हमने क्या किया, A डैश माइनस B डैश प्राप्त कर लिया। तो A डैश की A है और डैश मतलब ऊपर डैश, और B डैश मतलब B लिख दिया क्वेश्चन को देख करके, और ट्रांसपोज के लिए डैश कर दिया। तो डैश का मतलब जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका ये स्टेप है और इसका ये स्टेप ये है, ठीक है। तो इसका स्टेप चूंकि ये है तो इस देखिए -1 2 3 -1 2 3, तो ये R1 को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, ये C1 में कर दिया कन्वर्ट। तो इसी प्रकार से ये वाला R2 को C2 में, R3 को C3 में, और इसी में भी ये R1 ये सर्किल में दिखाई दे रहा है -1 4 -5 -1 4 -5 ये कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड कर देंगे। कैसे, जरा वो देखिए, ये -1 और माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार आसानी से जितने भी एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए। जैसे ये 5 है माइनस ये 1, ये -1, तो 5 - 1 ये जगह पर पहुंच गया 4। इसी तरीके से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो एट लास्ट हमें क्या दिख रहा है, ये जी देखिए 3 है उसी पोजीशन पर 3 दिख रहा है, ये 4 है उसी पोजीशन पर 4 दिख रहा है, ये -3 है उसी पोजीशन पर -3। कहने का मतलब और सभी एलिमेंट भी उसी पोजीशन पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है, तभी तो हमने लिख दिया हेंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। अब देख लीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इफ A डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, ठीक। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, और यही चीज़ निगेटिव में भी हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए पहले तो सोल्यूशन अटेंड करने में ये डैश से पहले A प्लस बी आ रहा है, तो A प्लस बी फाइंड आउट पहले करेंगे। तो चूंकि पहले यहाँ देखिए A डैश दिया है, यहाँ पर B दिया है, तो यहाँ पर समाधान निकालिए। यहाँ पर तो A डैश से A डैश, यहाँ ये वाला A डैश तो हमने नोट कर लिया, ये वाला, तो A डैश से पहले A को फाइंड कर लिया, ठीक। तो क्या है देख लीजिए, ये 3 4 है तो ऊपर से नीचे आ गया 3 4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ना, तो A प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके। अब इसके बाद क्या किया, चूंकि हमें ये वाला A मिल गया मैट्रिक्स और ये आपको दिखाई दे रहा है B मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा A डैश से पहले A प्राप्त कर लिया, अब B दिया हुआ है, तो A और B चूंकि दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले A प्लस B फाइंड आउट करेंगे। A प्लस B सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो A प्लस B में ये A डैश से A कन्वर्ट करके लिख दिए और B ये वाला वैल्यू गिवन है, ठीक। ये कन्वर्ट किया गया, A डैश से A वाला वैल्यू है और B ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। अब कुछ नहीं करना है, उसी पोजीशन पर एलिमेंट को हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 3 ये प्लस और -1, तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 यहाँ पर हो गया 2। इस जगह पर देख लो -1 और +2 तो हो गया 1, 0 यहाँ पर, और ये +1 यहाँ पर हो गया 1। इसी प्रकार से ये 4 और +1 ये हो गया यहाँ पर 5, 2 + 2 इक्वल टू ये 4, यहाँ पर देख लीजिए 1 + 3 हो गया यहाँ पर 4। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद में LHS ये में डैश लगा हुआ है, इसी का
डैश कर दिया तो ये डैश कर दिया, रो को कॉलम में लिख दिए 2 1 1, देख लीजिए यहाँ पर 2 1 1, 5 4 4, ये 5 4 और ये हो गया आपका 4। इतना तो समझ में आ गया। ये LHS मिल गया। RHS में A डैश हमें दिया था और B दिया था, तो B से B डैश कैसे फाइंड आउट कर लिया, ये देख लीजिए B डैश, ये A डैश जो दिया था वो डायरेक्ट A डैश ले लिए। यहाँ पर B दिया था, B में यहाँ पर देखिए -1 2 3 R1 में है, तो वही -1 2 3 ये C1 में लीजिए। इसी प्रकार R2 को C2 में लिख करके उसी पोजीशन पर वैल्यू को जोड़ दीजिए। 3 -1 यहाँ पर वैल्यू मिला 2, यहाँ पर 4 +1 यहाँ पर मिल गया आपको 5, यहाँ पर -1 और +2 ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 +2 मिल गया यहाँ पर 4, इसके बाद 0 +1 तो यहाँ पर मिल गया 1 और यहाँ पर 1 और +3 मिल गया यहाँ पर 4। तो अब ये चीज मिलान करके देख लीजिए, ये दोनों के दोनों इक्वल होने के कारण RHS = LHS हैंस प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में जो अभी प्लस वाले स्टेप को हम सॉल्व कर रहे थे, अब वो वही चीज बीच में निगेटिव करके सॉल्व करना है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है A डैश गिवन है ये वाला, तो उसको दोबारा रो को ये कॉलम को रो में ट्रांसपोज करके हम A डैश से A फाइंड आउट कर लिए, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये R1 है तो यहाँ पर C1 लिख दिए। इसी तरीके से R2 को C2 में करके A डैश से A फाइंड आउट कर लिया और B आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब A माइनस B पहले फाइंड आउट कर लिए, तब तो LHS में आप पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले A माइनस B कर लीजिए। तो A डैश से A हमने कन्वर्ट करके आपका ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लिख दिया हमने, और B वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ये वाला B वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करना है, उसी पोजीशन पर वैल्यू को जोड़ते या घटाते चले जाना है। तो इस नेगेटिव को जरा देखिए, 3 -1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। ये अब यहाँ पर देख लो, ये -1 और ये -2, ये वाला -2, तो -1 -2 ये -3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 0 -1, तो यहाँ पर हो गया -1। इसके बाद ये 4 -1 तो हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर देख लीजिए 2 -2 ये वैल्यू हो गया यहाँ पर 0। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है 1 और -3, तो 1 - 3 कितना होगा -2। तो अब A - B, अब A - B के बाद हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे, मीन्स ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ये जो आपका ये R1 दिखाई दे रहा है वह C1 में लिख दिया गया। जैसे 4 -3 -1 है ना, तो ये चीज़ डैश का मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ डैश कर दे रहे हैं, वही चीज़ जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 डैश हटेगा, यहाँ से डैश गायब हो गया, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर रहा है, यही इसका रूल है। तो 4 -3 -1, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 लिख दिए, फिर से 3 2 -1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 के बाद में ये 0, ये 3 0 और यहाँ पर -2, ठीक। ये 4 -3 -1, 4 -3 -1, 3 2 0 -2, 3 0 -2। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई ना। अब इसके बाद RHS में देख लीजिए A डैश - B डैश, तो A डैश तो दिया ही है, देख लीजिए A डैश वैल्यू 3 4 -1 2 0 1, A डैश ये वैल्यू गिवन है और B गिवन है, ये चेक कर लीजिए, ये वाला वैल्यू B गिवन है -1 2 1 1 3 2 3, तो यही वाला वैल्यू ये हमने क्या कर लिया, रो को कॉलम में चेंज करके B डैश के रूप में डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम सर्किल के रूप में बताना चाहें, देख लीजिए ये B का है, ये R1 के केस में, तो इसी को हमने कर लिया यहाँ पर कॉलम C1, तो रो को कॉलम में परिवर्तित करते ही तो B डैश तुरंत हमें मिल जाता है, ठीक। अब A डैश माइनस उसी पोजीशन पर हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव दिखाई दे रहा है ना, तो अब यहाँ पर 3 -1 तो +1 होगा, 3 + 1 मिला हमें यहाँ पर 4, और इसी पोजीशन पर 4 और -1, 4 - 1 ये हो गया आपका 3, और उसी पोजीशन पर -1 और यहाँ पर -2, तो हो गया यहाँ पर -3, फिर से ये 2 -2 ये हो गया 0, यहाँ पर 0 -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर देख लीजिए 1 -3 -2 मिला। तो इस प्रकार से अब कंपेयर करके देख लीजिए पूरे के पूरे एलिमेंट मिल रहा है, एक एक स्टेप मिल रहा है। इस तरह से ये वाला वैल्यू LHS था, ये वाला वैल्यू RHS था, तो RHS = LHS मिल गया। तो हेंस LHS = RHS, यानी कि A - B होल डैश = A डैश - B डैश। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 में कह रहा है इफ A डैश = समथिंग गिवन मैट्रिक्स एंड B = गिवन मैट्रिक्स, देन फाइंड A + 2B होल डैश, मीन्स A को B में 2 से मल्टीप्लाई करके और ट्रांसपोज कर देना है। तो चलिए A डैश तो ये वाला गिवन है, A डैश से सबसे पहले तो हम A लिख दें, तो A लिख लीजिए रो को कॉलम में लिखते हुए, तो -2 3 R1 में है, तो -2
3 ये C1 में लिख दिए, 1 2 R2 में है तो ये C2 में लिख दिए, 1 और ये 2, तो A डैश से A मिल गया। B दिखाई दे रहा है तो 2B लिखना है, तो सभी एलिमेंट में 2 ये वाला मल्टीप्लाई कर दिए, तो -1 का -2 हो गया, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 मिला, 2 2 या 4 मिला। तो अब A प्लस 2B निकाल लीजिए, तो ये देख लीजिए A प्लस 2B के लिए यहाँ पर -2 और ये हो गया आपका -2, तो -2 ये हो गया आपका -4। उसी पोजीशन पर यहाँ पर 1 और प्लस 0, बीच में प्लस है ना, तो प्लस का मतलब जोड़ना, 1 प्लस 0 ये मिला 1। इसके बाद में देखिए ये 3 और प्लस 2 ये हो गया आपका 5, फिर से ये 2 प्लस 4 ये वैल्यू मिल गया आपका 6, तो A प्लस 2B मिला। अब A प्लस 2B के अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन तो A प्लस 2B का होल डैश फाइंड आउट करना है, तो R1 जो वैल्यू है वह C1 में हम लिखने जा रहे हैं। देखिए -4 1 है तो यहाँ पर -4 और 1 लिख दिए, 5 6 है तो अब R2 के लिए है ये, तो अब उसको C2 में लिख दीजिए, तो ये मिल गया 5 और 6, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेज A and B वेरीफाई दैट A इंटू B होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो ये एक आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाइएगा, इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। इसमें 2 पार्ट है, 5 का फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पेज में है 5 का सेकंड पार्ट। तो 5 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर A गिवन है और B भी गिवन है, और सबसे पहले A इंटू B याद करेंगे, तब यानी कि ट्रांसपोज करने के केस में LHS लिखेंगे। तो अभी LHS नहीं लिखेंगे, A इंटू बी कर लीजिए। तो A इंटू बी के लिए रूल हम पहले बता चुके हैं कि अगर A का जो ऑर्डर है M इंटू N, जैसे 3 इंटू 1 दिखाई दे रहा, और B का ऑर्डर ये क्या है N इंटू R हो, तो इसमें ये दोनों इक्वल होने के केस में जो A इंटू बी का ऑर्डर मिलेगा वह 3 इंटू 3 का मिलेगा। तो देखिए किस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वह आपको देखना है। अब देख लीजिए आपके ये A इंटू बी हम कैसे करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको देख लीजिए। यहाँ पर एरो इधर बना दे रहे हैं और इसमें एरो इधर बना दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये R1 को C1 में और फिर से R1 को C2 में, R1 को C3 में मल्टीप्लिकेशन करके ये R1 वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे, फिर से R2 को पुनः C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए R2 हम फाइंड आउट करेंगे, इसी प्रकार R3 भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो देखना है। 1 इंटू -1 तो हो गया आपका -1, 1 इंटू 2 तो हो गया आपका 2, 1 इंटू 1 ये हो गया 1, ये R1 मिला। फिर से अब यहाँ देख लीजिए, इसको नीचे चलाना है, -4 इंटू -1 ये हो गया आपका 4, -4 इंटू 2 -8 मिला, -4 इंटू 1 -4 मिला। अब R3 का C1 C2 C3 में तो 3 इंटू -1 तो हो गया आपका ये 3, फिर से ये 3 का 2 में तो ये 6 मिला, 3 का 1 में तो आपका ये 3 मिला। तो ये हम कह रहे थे ना 3 इंटू 3 का ही ऑर्डर मिलेगा, अब मिल भी गया। अब क्या करेंगे, LHS ले लिए क्योंकि A इंटू बी का होल डैश करना है, तो वही वाला डैश आ गया। तो डैश में क्या होता है, जो R1 होता है वह C1 में लिख देंगे, -1 to 1 तो ये देख लीजिए -1 यहाँ पर ये 2 ये 1 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 4 -8 -4 तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 -8 और यहाँ पर हो गया -4, फिर से -3 और यानी कि ये R3 है C3 में लिख रहे हैं -3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब RHS देख लीजिए, B डैश इंटू A डैश फाइंड आउट करना है, तो B तो दिया है ना, तो B में R1 को C1 में लिख दीजिए, तो ये सेम टू सेम देखिए ध्यान से दिखाई दे रहा है वीडियो में, आपको पूरा मिल गया ना। और A डैश के लिए क्या करोगे, A को देखो, तो A ये आपका ये C1 में है ना, तो C1 को सीधे सीधे R1 में लिख दीजिए, बीच में इंटू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर इंटू है। अब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, तो -1 इंटू 1 तो आपका आ गया -1, -1 का 4 में ये आ गया 4, इसी प्रकार -1 का 3 में तो आपका आ गया 3 ये माइनस में, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए तो यही वाला मिलने वाला है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। आप ये देखो 2 इंटू 1 ये मिला 2, इसी प्रकार -8 मिला, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और फिर से 1 का 1 में तो ये 1 ही तो मिलेगा, 1 का -4 में ये -4 मिला, 1 का 3 में तो ये 3 मिला। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड मिल गया, तो हम कह सकते हैं RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये वैल्यू A गिवन है, ये C1 ये के केस में, और B वैल्यू R1 के केस में गिवन है। तो यहाँ पर भी हमें वेरीफाई क्या करना है वो देख लीजिए, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले A इंटू बी पहले हल कर लेते हैं। देखिए ये अब ये चीज़ इधर
और इंटू में ये चीज़ इधर होगा। तो 0 इंटू 1 तो ये हो गया आपका 0, 0 में 5 का ये 0, इसी प्रकार 0 में 7 का मल्टीप्लिकेशन 0। अब 1 के लिए देख लीजिए ये होगा यहाँ पर 1 5 और यहाँ पर हो गया आपका 7। इसी प्रकार 2 के लिए 1 और 5 में और 7 में मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ोगे तो हमें मिलेगा ये वैल्यू 2, ये 10 और ये मिल गया आपको 14। अब a इंटू बी मिल जाने के बाद में इस ब्रैकेट का इसको ब्रैकेट कर दिया और इसी में डैश कर दिया। तो डैश कर दिया का मतलब क्या हुआ, जो ये रो है वह कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये R1 को C1 में। तो यहाँ पर 0 0 ध्यान यहाँ लगाना है, लिखना यहाँ पर है 1 5 7 तो नीचे लिख दिया C2 के केस में 1 ये 5 और ये हो गया आपका 7। इसके बाद 2 और यहाँ पर वैल्यू मिला 10 और यह आपका हो गया 14। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया LHS के केस में। अब RHS में B डैश इंटू A डैश, तो पहले ये चीज़ देख लीजिए B R1 के केस में है ना, तो इसको C1 में लिख दिए 1 5 7 नीचे ये 1 हो गया, ये 5 और यहाँ पर हो गया 7। अब इंटू में ये वाला इंटू करके A डैश लिखना है ना, तो A डैश तो A पहले देख लीजिए कैसे दिया हुआ है। तो A जो है वो C1 में दिया हुआ है, इसको R1 में लिखना है। तो R1 में क्या लिखोगे 0 1 2, तो ये देख लीजिए 0 1 और 2। अब इस 1 को ध्यान से लगाइएगा, 1 को यानी कि इसमें इधर चलोगे, इसमें नीचे चलना है। तो 1 में 0 हो गया। इसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू मिला 1 फिर 2 फिर 0 5 ये 10, इसके बाद 0 7 और ये मिला आपका 14। तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हेंस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, मिलान कर लीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों। ये आपका ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल मिलने के केस में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 यानी कि LHS इक्वल टू RHS यानी कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। हेंस प्रूफ। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ A इक्वल टू ये गिवन मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट A डैश इंटू A इक्वल टू I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन से फॉर्म के लिए है, वह तो हम कहेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए I यहाँ पर एडजस्ट होगा, जैसा कि अभी आपको दिखाई पड़ने वाला है। तो LHS में A डैश इंटू A, तो ये A वैल्यू ये वाला दिया हुआ है ना, इसी को देख करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये कॉस अल्फा और नीचे लिख दिया आपकी यहाँ पर साइन अल्फा। फिर से ये वाला इधर लिखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर लिख लोगे, आपको लिखना चाहिए कॉस अल्फा इंटू A, ये वाला इंटू तो आ गया, A जैसा दिखाई दे रहा है वैसे लिख लो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर मिल गया आपको कॉस अल्फा इंटू, तो इसको ये R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये देखिए R1 को C1 में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये मिला कॉस स्क्वायर अल्फा। और फिर से आगे बढ़ गए यानी कि ये माइनस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो गया प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। फिर से इसको इधर से लेके चलना है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा। अब इसको इसमें लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा और आगे बढ़ जाओ और नीचे आ जाओ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू ये मिला आपको कॉस अल्फा और एट लास्ट इसका इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर मिल गया हमें, देख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के यहाँ पर 1 लिख दिए और कॉस अल्फा साइन अल्फा ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल होने के कारण 0 लिख दिए, ये दोनों कैंसिल होने के कारण ये 0 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होने के कारण 1 लिख दिए इक्वल टू ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिला। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू LHS है और कहाँ पहुँच गए I यानी कि RHS में पहुँच गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तभी तो हमने लिख दिया यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, क्यों लिख दिया, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS मिल गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में ये वैल्यू A गिवन है, तो A गिवन होने के कारण हम क्या करेंगे, पहले A डैश फाइंड आउट कर लें। अब ये A दिखाई दे रहा है तो उसका A डैश लिख दीजिए, पहले A डैश है बाद में A है, ये वाला जैसा है वैसा लिख देंगे। चलिए जैसा है वैसा यहाँ पर लिख दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, ये वाला देख लो यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा। ठीक, तो इसी का तो हमें ट्रांसपोज वैल्यू लिखना है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा R1 में ये इधर लिख लो, यहाँ पर कॉस अल्फा और यहाँ पर ये चीज़ ये इसका साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पर साइन अल्फा होगा बेटा, साइन अल्फा और ये नीचे आ गया यहाँ पर कॉस अल्फा। फिर से इसका इधर यानी कि ये C2 R2 का C2 में लिख लीजिए, तो माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पर हो गया आपका साइन अल्फा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन
अब देखिए आर ये इधर चलेगा और ये वाला वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में इधर चलेगा, ये माइनस से ध्यान रखिएगा। साइन अल्फा और फिर इधर नीचे चलेंगे तो साइन अल्फा तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब आगे बढ़ गए, ये नीचे बढ़ गए तो माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा मिला। फिर से अब आगे बढ़ जाओ इसका C2 में, तो साइन अल्फा यहाँ पर क्या लिखना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसका नीचे की ओर चलोगे तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू यहाँ पर लिख देना है साइन अल्फा। फिर से अब इसका इसमें गुणा करो इधर से इधर, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ये चीज़, और फिर इसका इसमें माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू ये हो गया आपका कॉस अल्फा। फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप क्या देख रहे हो, ये वैल्यू 1 होता है, ये वाला वैल्यू भी 1 होता है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिला के देख लीजिए ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के कारण हम वहाँ पर 0 लिख देंगे, तो ये कॉस साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर 1। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये चले थे LHS लेकर के और पहुँच गए RHS, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंसप्रूव्ड। एट लास्ट हम आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने अवयव यानी कि मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।